बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट 4 फोर्सेस का घुमाने का असर। इस यूनिट के आज हम ये मश्की सवालात यानी कि न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल ये 10 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4.1 है मदरजा झैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें, ठीक है। तो रिजल्टेंट यानी कि मजमुआ होता है फोर्सेस को जमा करके जो हमें एक फ़ोर्स मिलती है उसे हम रिजल्टेंट बोलते हैं। 10 न्यूटन एक्स एक्सिस की सिमत में, 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सिमत में और 4 न्यूटन मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में। यहाँ पर एक बात हमें गौर करने पर पता चलेगी कि एक्स एक्सिस वाले दो दिए गए हैं वेक्टर्स, ठीक है, या फोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, हम जो एक्स एक्सिस है उसको 1x और 2x से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो जो पहली फोर्स हमें 1x दी गई है वो 10 न्यूटन है, ये हमें पता है वहाँ से। फिर F2x हमने ये दूसरी x की दी गई थी ना फोर्स, इसको हमने 2x से ज़ाहिर कर लिया और ये चूँकि मनफी एक्स एक्सिस की सिमत में थी तो इसको हमने -4 न्यूटन से ज़ाहिर कर लिया। अब चूँकि हमें सिर्फ एक ही x की चाहिए होती है तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे पहले, तो वो हमें fx मिल जाएगी जब f1x प्लस f2x करेंगे तो, ठीक है, बिकॉज हमें 1 चाहिए फार्मूले में। सो हमने इन दोनों को प्लस किया, fx इक्वल टू 1x और 2x वाली को प्लस करेंगे तो 10 न्यूटन प्लस फिर -4 न्यूटन f2x जहाँ लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 न्यूटन fx आ जाएगा। तो ये हमारे पास उस फोर्स का x कंपोनेंट आ गया जो कि 6 न्यूटन है। इसी तरह से 6 न्यूटन वाई एक्सिस की सिमत में थी तो वो एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ये हमें मालूमात दी गई थी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या चीज़ मतलूब है, जो चीज़ हमने मालूम करनी है बेसिकली वो मतलूब होती है रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करें या रिजल्टेंट फोर्स मालूम करें। अब उस रिजल्टेंट फोर्स में एक तो उसकी मिकदार होगी और दूसरी उसकी सिमत होगी, दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब रिजल्टेंट फोर्स की मिकदार जो है उसको हम f से जाहिर करते हैं, ये भी अननोन है, ये भी फाइंड करनी है, और रिजल्टेंट फोर्स की सिमत जो थीटा है ये भी हमने फाइंड करना है, जो एंगल होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि मिकदार और सिमत के दोनों फार्मूलाज अलग-अलग होते हैं, ठीक है। मिकदार जो है वो हम f को जाहिर करते हैं तो f का ये फार्मूला था, अगर हमें दोनों कंपोनेंट्स पता हो यानी कि x कंपोनेंट भी फोर्स का पता हो, y भी पता हो, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है फोर्स की मिकदार f मालूम करने के लिए, ठीक है। तो f बराबर होता है fx स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और स्क्वायर रूट है जज़र है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर लेकर प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका जज़र ले लेंगे। सो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ये फोर्स की मिकदार का है अगर x और y कंपोनेंट्स हमें मालूम हो। तो चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि x और y कंपोनेंट्स फोर्स के हमें पता हैं, तो फोर्स की रिजल्टेंट मालूम करने के लिए उसकी मिकदार चाहिए होती है, तो मिकदार के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें ये फार्मूला हमने लिखा, fx की जगह भी 6 लिखेंगे जो हमने दोनों को प्लस माइनस किया था, fy तो हमें 6 गिवन था। सो यहाँ से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं कि इस जज़र और मुरब्बे को काट देते हैं, यहाँ इन दोनों को काट दें, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना क्योंकि दरमियान में प्लस है। अगर दरमियान में प्लस या माइनस की अलामत हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने इनको काटना नहीं है स्क्वायर और स्क्वायर रूट को, ठीक है, जज़र और मुरब्बे को हमने नहीं काटना यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 का मुरब्बा लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे, तो आपको पता है ना किसी का भी स्क्वायर लेने के लिए उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 6 6 बार 36 आ जाएगा। इधर भी 6 को 2 दफ़ा खोलें अपने माइंड में, 6 ज़रब 6 तो 6 6 बार 36 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करें तो 36 जमा 36 हमने किया वो 72 आ गया। लास्ट पर हमने इसका जज़र ले लेना है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 8.485, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 8.485 न्यूटन। फिर इसको हमने ना राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे देखें, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ पॉइंट के बाद एक हिस्सा ही रखें, तो ये 8 है यानी कि 5 से ज़्यादा है तो पिछले 4 को बढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये वाला सिंबल ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है, कि तकरीबन ये 8.5 आ गया है। इन अगलू को ख़त्म करके हमने 4 को 5 कर दिया, एक बढ़ा दिया। सो इस तरह से ये हमें फोर्स की मिकदार पता चल गई 8.5 न्यूटन। अच्छा, अब सिमत के लिए इधर आ जाएं, चूँकि हमने रिजल्टेंट फाइंड करना था तो रिजल्टेंट में ये दोनों चीज़ें फाइंड की जाती हैं, ठीक है। अब सिमत का फार्मूला आपने याद रखना है, यानी कि जो एंगल है या थीटा है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा बनेगा, तो वो tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला तो थोड़ा इजी था, दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर लेकर प्लस करके एंड पर हमने जज़र ले लेना है, और इधर क्या है tan इनवर्स ऊपर y का कंपोनेंट लिखना है और नीचे x का लिखना है, ये उल्ट कर देना है। वैसे आपको पता है कि x पहले आता है y बाद में, लेकिन यहाँ y ऊपर लिखना है और x नीचे लिखना है। इस तरह से कुछ ट्रिक बना लिया करें अपने माइंड में ना, वरना ये बंदा भूल जाता है। तो चलें, खैर हमने ये फार्मूला याद रखना है। अब tan इनवर्स एज इट इज़ नीचे आ गया, तो fy हमें 6 दिया गया था, जबकि fx भी 6 ही हमने निकाला था ना दोनों को। यहाँ पर अगेन देख लें,
दोनों एक्स कंपोनेंट्स जो उसने दिए थे हमें, दोनों को प्लस माइनस माइनस और 10 में से 4 6 आ गया था। सो 6/6 यहाँ पर आ जाएगा। 6 एक बार 6 होगा जब आप डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 यानी कि 1 का tan इनवर्स लेना है। अब ये भी मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस तरह से ये tan इनवर्स लिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये tan इनवर्स का फंक्शन ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये tan है, ऊपर tan इनवर्स है। लेकिन हमने चूंकि ऊपर वाले फंक्शन एक्टिवेट करने हैं ना, ये tan इनवर्स वाला, तो पहले हमें शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर S लिखा जाएगा। अब जब हम tan को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला tan इनवर्स वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये tan इनवर्स आ गया। अब हमने tan इनवर्स 1 का लेना है। सो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी यूज़ करें या ना करें कोई मसला नहीं है, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 हमने देखना है, और ये एहतियात करनी है कि ऊपर ये डिग्री में होना चाहिए, ऊपर d लिखा होना चाहिए, ठीक है। मॉड को चेंज कर लेना है, तो बराबर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास देखें 45 आ गया, और ये चूंकि डिग्री है ऊपर तो ये 45 डिग्री। सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमें tan इनवर्स 1 पता चल गया जो कि 45 डिग्री है, और ये x एक्सिस के साथ जाविया होता है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसका आंसर जो है वो x एक्सिस में आएगा अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे। है आपके इसमें तो मतलब लाइक x एक्सिस साथ ही आएगा आपके इस क्लास में, बाकी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाकर देखोगे। इस तरह से हमने ये रिजल्टेंट फाइंड कर ली, वो फोर्स की मिकदार भी कर ली और उस जाविया भी कर लिया, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स 4.2 है। 50 न्यूटन की फोर्स x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। सो फोर्स की सिमत या जो फोर्स का जाविया है वो थीटा होता है, जाविये को थीटे से ज़ाहिर करते हैं, और ये डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री थीटा बराबर है। अच्छा, इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें, तो इस फोर्स के हमने अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, और 50 न्यूटन की फोर्स है तो ये फोर्स की मिकदार दी गई है, तो F बराबर 50 न्यूटन, ये हमें मालूम था। अब मतलब क्या है अमूदी कंपोनेंट्स। अब अमूदी कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और दूसरा वाई कंपोनेंट होता है, ये आपने याद रखना है। तो दोनों हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये मतलूब है, दोनों के लिए अलग-अलग फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, बिल्कुल आसान से हैं। एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा, यानी कि जो x कंपोनेंट है वो f cos थीटा के इक्वल होता है। ये x कंपोनेंट का हमने फार्मूला लिखा और याद किया, और फिर y कंपोनेंट का एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखने। अब इन दोनों फार्मूलों को किस तरह से आप याद रखोगे, कोई ट्रिक सोचें। हाँ, एक ट्रिक है, x पहले आता है ना y से x पहले आता है, और cos का c पहले आता है साइन s से। c a b c में c पहले आएगा s से, और एक्स वाई में एक्स पहले आएगा, तो इस तरतीब से याद रख लें, ठीक है। और यहाँ पर एफ है और उधर पर भी एफ है, तो एफ चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये दोनों फार्मूले हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन थी ना, यहाँ पर देखें फोर्स की मिकदार 50 न्यूटन है, तो वो हमने 50 यहाँ पर लिखा। कॉज इसी तरह से आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, वो हमने यहाँ पर लिखी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर ये 50 इसी तरह से ले आइएगा, कैलकुलेटर पर cos 30 करना है आपने, ठीक है। नहीं, cos वाला बटन प्रेस करना है, सिंपली cos करेंगे तो ऊपर cos आएगा, फिर 30 लिख देंगे, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू, तो ये देखें 0.866, ठीक है। तो वो वैल्यू मैंने नीचे लिख लिया 0.866। अच्छा, फिर इसी वैल्यू को ना, वो तो यहाँ लिख लेंगे ना, फिर इसी वैल्यू को आगे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर पर ना, कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, फिर उसके बाद आगे 50 कर देंगे जो कि हमें था दिया गया, तो ये हम करेंगे तो 43.3 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 43.3 आ गया। अच्छा, इस तरफ आए तो y कंपोनेंट का चूँकि साइन थीटा था, बाकी 50 और साइन 30 करेंगे, थीटा की जगह 30 लिखेंगे और साइन 30 0.5 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 न्यूटन आ जाएगा। सो इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो तीसरा क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। पहले क्वेश्चन में भी हमें पता है कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स दिए गए थे, और फोर्स की मिकदार और सिमत ही हमने यानी कि रिजल्टेंट फाइंड किया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x कंपोनेंट 12 न्यूटन है, तो एफ एक्स बराबर 12 न्यूटन, और y कंपोनेंट 5 न्यूटन है, तो एफ वाई बराबर 5 न्यूटन। ये दोनों कंपोनेंट्स हमने लिख लिए, या मालूम है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि 2 x कंपोनेंट दिए गए थे ना, तो दोनों को प्लस करके हमें एक x कंपोनेंट फाइंड करना था। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, दोनों डायरेक्ट दे दिए गए हैं। तो फोर्स की मिकदार भी मालूम करनी है और फोर्स की सिमत भी मालूम करनी है, यानी कि थीटा मालूम करना है कि वह x एक्सिस के साथ कौन सा जाविया बना रही है। तो चलिए देखते हैं, वही अगेन देखें, वही उसी तरह के वही दो फार्मूले लगेंगे। एफ एक्स जो है वो 12 यहाँ पर दिया गया है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट 5 दिया गया है, ठीक है। तो ये देख लें ऊपर हमने लिखा हुआ है।
चलें, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर लेने हैं। 12 12 बार करेंगे 140, 5 5 बार करेंगे 25 आ जाएगा। दोनों को पहले प्लस करना है, प्लस करेंगे 169 आएगा। फिर जज़र 169 लिखेंगे कैलकुलेटर पर तो वो 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 13 बार 169 ही होता है, ठीक है। सो 169 का जो जज़र है वो पूरा 13 आ जाएगा। और फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो वो आपने एन लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, सिमत जब हमने मालूम करनी है तो वही फार्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स के तरतीब चेंज होती है, वाई वाला ऊपर एक्स वाला नीचे और tan इनवर्स। अच्छा, फिर tan इनवर्स वाई कंपोनेंट 5 था दिया गया, ठीक है, यहाँ पर देख लें, और x कंपोनेंट 12 था, तो 5/12 करेंगे। तो कैलकुलेटर पर पहले 5 तकसीम 12 कर लेंगे, वो 0.416 आएगा। फिर इसका उसी तरह से tan इनवर्स ले लेना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर tan का तो tan इनवर्स लिखने हो जाएगा, फिर आगे 0.416 लिखिएगा तो ये 22.6 आ जाएगा। और ये भी x एक्सिस पर या x एक्सिस के साथ जाविया बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने उस फोर्स की मिकदार भी मालूम कर ली और उस फोर्स की सिमत भी मालूम कर ली, जिसका x कंपोनेंट 12 न्यूटन है और y कंपोनेंट 5 न्यूटन है, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी आपने कर लेने। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चौथा न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है। 100 न्यूटन की फोर्स नट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर स्पैनर पर अमूदन अमल कर रही है, तो फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, अब ये मोमेंट आर्म क्या होता है, लाइक स्पैनर क्या होता है, तो स्पैनर ना इस तरह से आपने वो मिस्त्रियों के पास देखा होगा, वो जो मैकेनिक होते हैं ना, इस तरह की वो एक चाबियां जिनको हम कहते हैं ना, तो वो नट को यहाँ पर खोलती हैं, ठीक है, या नट को कसती हैं। अब स्पैनर की लंबाई ये वाली 10 सेंटीमीटर उन्होंने हमें दी हुई है, और यहाँ पर जो फोर्स है वो हमने कितनी लगानी है, 100 न्यूटन है। तो 100 न्यूटन की फोर्स है, और जो यहाँ से घूमेगा ना, और फोर्स हम यहाँ से लगाएंगे, तो जहाँ से कोई चीज़ घूमती है और जहाँ से हम फोर्स लगाते हैं उनके दरमियानी फासले को हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो मोमेंट आर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो फासला होता है उसे हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्पैनर की लंबाई है या इस चाबी की लंबाई है जिससे हम नट खोल रहे हैं, वही मोमेंट आर्म है, और वो 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, पता है ना स्टूडेंट्स कि हम सेंटीमीटर को, जो लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में चेंज करते हैं, और 1 सेंटी जो है वो 10 की ताकत -2 होती है। तो यहाँ पर आप लिख भी लें 1 सेंटी ये 10 की पावर -2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मीटर में चेंज करना था, तो सेंटी की जगह हमने 10 की ताकत -2 लिख देना है, और ये मीटर इसी तरह से आ जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हो। वैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ डिवाइड भी आप कर सकते हो, तो फिर 10 तकसीम 100 और आगे मीटर लिख दीजिएगा, तो वो 0.1 आंसर आ जाएगा। मोमेंट आर्म की जो लंबाई है वो 0.1 मीटर आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो 10 की ताकत -2 आपने लिखा। अब इसका अशारिया ढूंढने किधर है, तो इसका अशारिया, जिसका अशारिया किधर नहीं होता तो वो लास्ट पर होता है, तो इसका अशारिया इधर है, और ये -2 है ना, तो अशारिये को हमने 2 इंच से पीछे लेकर जाना है, बाएं तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ये -2 है, तो अशारिया हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, और ये साइड वाला 0 इधर दाएं वाला ख़त्म हो जाएगा, और इधर अशारिया हमने लगाया और यहाँ पर एक खुद से 0 लगा लिया जाता है खूबसूरती के लिए। इस तरह से हमारे पास मोमेंट आर्म 0.1 मीटर आ गया। अच्छा, मालूम क्या करना है, इससे पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। तो टार्क को हम टाउ से, ये सिंबल टाउ होता है, टाउ से हम जाहिर करते हैं, तो टाउ हमने फाइंड करना है। अब ये फार्मूला आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, टाउ इज इक्वल टू एफ ज़रब एल, यानी कि टार्क बराबर होता है फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय जो मोमेंट आर्म होता है, वो फासला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान होता है, ठीक है। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने यूनिट्स वगैरह तो चेंज कर लिए हैं, मोमेंट आर्म के ना, मीटर में हमने किया हुआ, फोर्स 100 न्यूटन थी, तो 100 न्यूटन फोर्स की जगह लिखा, मोमेंट आर्म की जगह 0.1 मीटर लिखना है, मीटर में लिखना है, ठीक है। तो 100 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन मीटर दोनों यूनिट्स जुड़ जाएंगे। इस तरह से टार्क का यूनिट वैसे भी न्यूटन मीटर होता है, वो आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 5th क्वेश्चन है, एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। तो चलें, जाविया हमें पता चल गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन है, यानी कि एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स होता है ना, वो 20 न्यूटन है, ठीक है। हमने डाटा लिख लिया। फोर्स मालूम करें तो मतलब हमें फोर्स है, यानी कि फोर्स की मिकदार है, ठीक है। को गैस करने का बोलूँ तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, एफ एक्स और थीटा वाला। तो एफ एक्स का फार्मूला लगेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों, क्योंकि एक्स पहले आता है
और उधर से काज का सी पहले आता है साइन से। इस ट्रिक से आप याद रख लें। तो देखिए वही पीछे वाला फार्मूला ही है ना जो पीछे मैंने आपको बताया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ काज थीटा हमारे पास हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमने एफ एक्स कंपोनेंट तो दिया गया है ना 20 न्यूटन, तो एफ एक्स के नीचे 20 लिखना है, एफ मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है, हमें नहीं पता। काज इसी तरह से नीचे आएगा, थीटा की जगह हमने 30 डिग्री लिखना है, ठीक है। फिर ये 20 इसी तरह से नीचे आ गया। कैलकुलेटर पर आपने काज 30 मालूम करना है तो वो 0.866 आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, हमने चूंकि ये फोर्स मालूम करनी है तो ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इधर जाकर 20 के साथ डिवाइड कर दें। तो देखिए नीचे आकर इधर डिवाइड हो गई, फिर कैलकुलेटर पर इसको हमने डिवाइड कर देना है 20 तकसीम 0.866, तो आपके पास आंसर आएगा 23.09 न्यूटन। ये फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये अब आंसर तो आ गया, जब आप बुक से देखोगे तो ये आंसर नहीं होगा, बुक में आंसर 23.1 है। तो आपने क्या करना है, इस 9 को खत्म करके 0 को एक बढ़ा देना है, राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो फोर्स हमारी ऑलमोस्ट इक्वल होगी 23.1 और यहाँ पर न्यूटन चूंकि फोर्स का यूनिट है वो ऊपर भी हमने लिखा था। तो इस तरह से ये फोर्स की मिकदार हमें मिल गई। तो नतीजा फिर लिखते हैं, पास फोर्स की मिकदार 23.1 न्यूटन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें भी हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, सिर्फ इसमें डिवाइड किया जाएगा। इसमें हमने एफ एक्स या एक्स कंपोनेंट नहीं फाइंड करना बल्कि फोर्स मालूम करनी है। तो जब फोर्स मालूम करनी है तो फोर्स को इधर अकेला करने के लिए ये वाली चीज़ उधर जाकर डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे छठा क्वेश्चन ना समझने वाला है। किसी कार के स्टीयरिंग व्हील जो है ये हैंडल को बोलते हैं, जो गाड़ियों का हैंडल होता है, ठीक है। इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है। तो अब देखें जी इस रेडियस क्या होता है। देखें रेडियस है ना, कोई भी गोल चीज़ होती है ना तो रेडियस उसके दरमियान से लेकर किसी एक नुक्ते तक का फासला होता है उसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, ठीक है। सो रेडियस यहाँ पर ये है, ये वाली लंबाई रेडियस है और ये 16 सेंटीमीटर उन्होंने दिखाई हुई है, ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। 50 न्यूटन की कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम करें। तो 50 न्यूटन का जो कपल होगा वो कितना टार्क पैदा होगा। अब ये 50 न्यूटन क्या है, सबसे पहले तो ये देखें 50 न्यूटन फोर्स है ना, तो ये बेसिकली उन्होंने हमें फोर्स दी गई है, तो ये फोर्स है, वो आगे हम डाटा में लिखते हैं। अच्छा मतलब क्या है, कपल का कुल टार्क हमने मालूम करना है कि कपल से पैदा होने वाला टार्क कितना होगा, वो हमने मालूम करना है। अच्छा ये ना शक्ल आपने बना लेनी है या फिर अपने माइंड में, बल्कि बना लीजिएगा तो यहाँ इसी वजह से ओ ए और ए बी वगैरह हम लिखेंगे, तो ये शक्ल बना लीजिएगा। अब शक्ल के मुताबिक चूंकि आपने ये शक्ल खुद बनानी है हैंडल का, तो ये दरमियान वाली पोजीशन को ओ से ज़ाहिर करेंगे, ये वाली इधर ए रख लें और इधर बी रख लें। अब जो ओ से लेकर ए तक का फासला है ये रेडियस है, तो ओ ए बराबर है 16 सेंटीमीटर, ये लंबाई ये 16 सेंटीमीटर है, तो वो आपने लिखी। अब हमें जब भी कपल से पैदा होने वाला टार्क मालूम करना है ना, तो हमें ए और बी के दरमियान कुल फासला चाहिए होता है, हमें सिर्फ ओ ए नहीं चाहिए, लेकिन उसने हमें ओ ए दिया हुआ है, उसने हमें सिर्फ रेडियस दिया हुआ है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर ये 16 है तो ये भी तो 16 ही होगा ना, तो 16 दो दफ़ा है ना ए और बी, ए बी तक, तो ए बी तक 16 दो दफ़ा है। तो इस वजह से हमने ए बी को जब फाइंड करना है तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 16 2 बार 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी हमें पता चल गया, क्योंकि अल्टीमेटली आगे देखेंगे ना तो कपल का ये जो फार्मूला होगा उसमें एफ ज़रब ए बी है, ठीक है। ये कपल का फार्मूला आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने एफ ज़रब ए बी याद रखना है। तो इस वजह से हम ओ ए या ओ बी नहीं चाहिए बल्कि हमें ए बी चाहिए, तो ए से बी तक 2 दफ़ा 16 आ जाएंगे ना, 2 रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 16 2 बार 32 सेंटीमीटर। चले हैं, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा फिर उसके बाद सेंटी की जगह 10 की ताकत -2 लिख लेंगे, क्योंकि 1 सेंटी 10 की ताकत -2 के बराबर होती है, तो वो हमने यहाँ लिखी। अब इसके -2 है ना, तो अशारिया इसका कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर है, तो यहाँ से 2 हिस्से हमने पीछे ले आने हैं, तो यहाँ पर इशारिया आ जाएगा और फिर ये एक 0 खुद से लगा लेंगे, तो फिर ये मीटर में हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे सेंटी की वैल्यू लिखती तो फिर मीटर ही रह जाएगा ना। हाँ, तो 0.32 मीटर ए बी की लंबाई हमारे पास मीटर में आ गई। अब फोर्स हमें गिवन थी 50 न्यूटन। देखें यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर उसने 50 न्यूटन की फोर्स या फोर्स का कोई नाम उसने खुद नहीं दिया, तो आपने खुद समझना है कि ये न्यूटन है और न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, तो ये फोर्स है, ठीक है ना। तो ये एफ 50 न्यूटन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमने ये एफ बराबर 50 न्यूटन लिख लिया। अच्छा ये सारी चीज़ें हमें मालूम थी। अब फार्मूला हम याद करेंगे कपल वाला, ठीक है। तो कपल का फार्मूला क्या है, कपल का कुल टार्क बराबर होता है एफ ज़रब ए बी। तो ए बी होता है ओ ए या ओ बी नहीं है, और उन्होंने हमें ओ ए दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फोर्स की जगह 50 न्यूटन लिखेंगे, ए बी की जगह 0.32 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो 50 0.32 बार 16 आ जाएगा और न्यूटन मीटर इसी तरह से आ जाएगा नीचे। तो ये कपल का कुल टार्क 16 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर है।
अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन है, एक पिक्चर फ्रेम 2 अमूदी डोरियों से लटक रहा है। जैसे यहाँ पर शक्ल मैंने बनाई हुई है, तो ये एक पिक्चर फ्रेम है, ये 2 अमूदी डोरियों से लटक रहा है, ठीक है। डोरियों में टेंशन 3.8 न्यूटन और 4.4 न्यूटन है। तो एक डोरी में जो टेंशन है ये टेंशन होती है, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ होती है ना ये टेंशन है। तो जो ऊपर की तरफ इसमें टेंशन है वो 3.8 न्यूटन है और दूसरी डोरी में 4.4 न्यूटन है। तो ये हमें डाटा पता है T1, ये वाली हमने T1 लिया है और ये हमने T2 लिया है, ठीक है, पहली टेंशन दूसरी टेंशन, तो ये डाटा लिख लिया। पिक्चर फ्रेम का वजन मालूम करें, तो जो मतलूब है वो पिक्चर फ्रेम का वजन W है, वो हमने फाइंड करना है। तो चलें जी, शक्ल मैंने आपको समझाने के लिए बना दी है, अब शक्ल को ही देखकर हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने कौन सा फार्मूला लगाना है इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक, सिग्मा Fy बराबर 0। चूंकि ये जो पिक्चर है ना ये ऐसे लटक रही है, तो अगर ये लटकेगी तो ये ऊपर नीचे यानी कि वाई एक्सिस पर ये हरकत नहीं करेगी, इधर उधर तो थोड़ी बहुत हरकत कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट में है वाई एक्सिस पर। तो इस वजह से हम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, जो कि इक्विलिब्रियम की पहली शर्त है कि फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा Fy मस्ट इक्वल टू 0 है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y के डायरेक्शन में या y एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं होगी। ये पिक्चर ना तो या पिक्चर फ्रेम ना तो खुद ऊपर जाएगा ना ही ये नीचे आएगा, क्योंकि ये लटक रहा है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, नीचे की जानब अमल करने वाली फोर्सेस का मजमूआ, कि इस पर नीचे की तरफ जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उसका मजमूआ बराबर होगा ऊपर की जानब अमल करने वाली फोर्सेस का मजमूआ। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितनी फोर्सेस ऊपर जा रही हैं उतनी ही नीचे आ रही हैं, तो ये दोनों मुखालिफ हैं और बराबर हैं, इस वजह से एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर रही हैं और पिक्चर फ्रेम हमारा लटका हुआ है। सो इसका ये मतलब है, ठीक है। चलें ये, अच्छा अब यहां पर देखें जरा, नीचे की जानब अमल करने वाली फोर्सेस का मजमूआ, गौर से देखें हाँ जरा, नीचे की तरफ कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, सिर्फ एक फोर्स है जो कि इस पिक्चर फ्रेम का वजन है, क्योंकि वजन हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो नीचे की जानब अमल करने वाली फोर्स सिर्फ एक ही है और वो वजन है, तो वो हमने यहाँ पर वजन लिख दिया बराबर ऊपर की जानब अमल करने वाली फोर्सेस का मजमूआ। अब ऊपर की तरफ कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ कर रही है टेंशन T1 और दूसरी ये वाली फोर्स T2 ऊपर की तरफ अमल कर रही है, तो इन दोनों को जमा कर देंगे यानी कि T1 प्लस T2, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पता चला ना, W बराबर है T1 प्लस T2, ये फार्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है। तो चलें ये फार्मूला हमने लिख लिया T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू 3.8 न्यूटन दी गई थी, T2 की 4.4 न्यूटन दी गई है, दोनों टेंशन दी गई थी, उन दोनों को प्लस कर देंगे 8.2 न्यूटन आएगा, तो ये जिस्म का वजन या पिक्चर फ्रेम का वजन हो जाएगा। तो बस पिक्चर फ्रेम का वजन 8.2 न्यूटन है, सिर्फ प्लस ही करना है और बाकी ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने ना अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अच्छा नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के 2 ब्लॉक्स डोरियों से लटकाए गए हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। हर एक डोरी में टेंशन मालूम करें, यानी कि इस डोरी में भी टेंशन मालूम करनी है और इस डोरी में भी हमने टेंशन मालूम करनी है। मतलूब पहले चलें लिख लें कि ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T1 है, तो चलें ये जो टेंशन है ना यहाँ पर, ये हमने T1 ले ली है और ये हमने मालूम करनी है। नीचे वाली रस्सी में टेंशन, ये जो नीचे वाली रस्सी है इसमें जो टेंशन है ये हमने T2 ले ली है और ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा मालूम हमें क्या है जी, 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। उसने ये अगर आप बुक से देखोगे ना तो ये फिगर बनाकर दी हुई है आपको कि ऊपर वाले ब्लॉक का जो मास है वो M1 हम ले लेते हैं, ये हमने M1 ले लिया, ये 5 किलोग्राम है, और नीचे वाले ब्लॉक का जो मास है वो 3 किलोग्राम है, उसको हम M2 ले लेंगे। उससे पहले हमने ना चूँकि टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन फाइंड करने के लिए हमें इसके वज़न चाहिए, इन दोनों ब्लॉक्स के, हमें इन दोनों के मासेस नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें दोनों ब्लॉक्स के मासेस दिए हुए हैं, तो उनको हम वज़न में चेंज करेंगे। अब M1 5 किलोग्राम है तो W1 बराबर होगा M1G, ऊपर वाले ब्लॉक का वज़न क्या होगा, W1 बराबर M1G, क्योंकि आपको पता है ना कि जो वज़न का फार्मूला होता है वो mg होता है, चूँकि W1 हम फाइंड करना चाहते हैं, इसका वज़न फाइंड करना चाहते हैं, तो वो M1G होगा। अब M1 जो मास पहला है ऊपर वाला वो 5 है और G की कीमत तो आपको पता है ये 10 ही होती है ना, ये तो फिक्स है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ज़मीन की कीमत होती है वो 10 ही होती है, तो 10 लिख दिया। अब 5 10 बार 50 कर देंगे तो 50 न्यूटन, तो ये हमारे पास पहला वज़न आ गया W1, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक का वज़न आ गया 50 न्यूटन। इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है, कितना आया है 50 न्यूटन, ये वज़न इसका आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब नीचे आए, नीचे वाले ब्लॉक का मास 3 किलोग्राम दिया गया है, तो नीचे वाले ब्लॉक का वजन भी W2 हमने फाइंड करना है, वो M2G है, तो M2 की जगह हमने 3 लिखना है, यानी कि 3 किलोग्राम है, और G की वैल्यू तो 10 है, तो 3 10 पर 30 न्यूटन आ जाएगा। सो यहाँ पर भी हम 30 न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इक्विलिब्रियम की पहली शर्त यहाँ पर भी वही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये लटक रहे हैं और ऊपर नीचे कोई मूवमेंट नहीं होगी। सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। अगर हम निचली रस्सी पर देखें ना, इस रस्सी पर देखें, तो इस रस्सी पर सिर्फ इसका वजन है, वो तो ऊपर है, तो जो हमारे पास W2 और T2 है, यानी कि दूसरी टेंशन है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये नीचे आ रही है और वो ऊपर जा रही है, उसका इसके साथ कोई लेन देन नहीं है, वो ऊपर है दूसरे वाली। तो T2 बराबर W या W बराबर T2, ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू W, और T2 फाइंड करनी है। W2 जो हमारे पास है बेसिकली दूसरा नीचे वाला वजन है ना, 3 किलोग्राम वाले का वजन जो है वो 30 न्यूटन आया था, वो हमने फाइंड किया था, तो दूसरी टेंशन जो है यानी कि निचले वाली रस्सी में टेंशन जो है वो 30 न्यूटन होगी, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर वाले पर आ जाए, ज़रा यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, देखें इस रस्सी पर किस किस का वजन है, इसका भी है, इसका भी है, यही बात है ना। तो इस पर जो ये T1 है, ये बराबर किसके होगी, W1 प्लस W2। अच्छा, इसका फार्मूला क्या था, T2 बराबर W2, और इसका T1, चूंकि इस रस्सी के साथ ये दोनों ब्लॉक्स लटके हुए हैं, तो इन दोनों का वजन अल्टीमेटली यहाँ पर है। सो T1 बराबर होगा W1 प्लस W2, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये लिख लिया, T1 बराबर W1 प्लस W2, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ हमने मासेस से वज़न में चेंज की हुई है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पर नतीजा लिख सकते हो, बस ऊपर वाली डोरी में टेंशन 80 न्यूटन है, तो ऊपर वाली डोरी में ज़्यादा टेंशन होगी, दोनों का वज़न है वहाँ पर, और नीचे वाली डोरी में सिर्फ नीचे वाले का वज़न ही नीचे आ रहा है ना, तो वो 30 न्यूटन है, ठीक है। सो अगर स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं है ये, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने मासेस को वज़न में चेंज करना है, और फिर उसके बाद आप अपना ब्रेन भी यूज़ कर सकते हो ना, कि लाइक इस रस्सी पर सिर्फ इसका वज़न है और इस रस्सी पर इन दोनों का वज़न है, तो इसमें जो टेंशन होगी वो सिर्फ इसके वज़न के बराबर होगी, और जो इसमें टेंशन होगी वो इन दोनों के वज़न के मजमूए के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का वज़न उस रस्सी को नीचे खींच रहा है और इसको सिर्फ ये नीचे वाला नीचे खींच रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नवा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है, ठीक है। इब्तदाई फोर्स F1 200 न्यूटन है। इब्तदाई मोमेंट आर्म, चूँकि ये भी स्पैनर है और स्पैनर की जो लंबाई है वो मोमेंट आर्म ही होती है, L1 वो 10 सेंटीमीटर है। इसे 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पैनर दरकार होगा। अब दूसरी फोर्स 150 न्यूटन दी गई है, और दूसरा मोमेंट आर्म जो कि दूसरे स्पैनर का होगा, जो कितना हमें दरकार होगा L2, उसका हमने फाइंड करना है। चलें, अच्छा मतलूब हमारे पास L2 है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को घड़ी के मुखालिफ सिमत में घुमाते हैं, ठीक है, घड़ी इधर जाती है, हमने एंटी आना है, यानी कि उल्ट आना है, एंटी क्लॉक, क्लॉक घड़ी को बोलते हैं। तो घड़ी की मुखालिफ सिमत का ये जो टॉर्क होगा वो बराबर होगा क्लॉकवाइज टॉर्क के, यानी कि घड़ी की सिमत वाले टॉर्क के। सो ये हमारा सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो कोई टॉर्क उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। सो इसमें हम क्या करेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज वाला जैसे ये वाला है, तो ये नट को खोलने के लिए, नट को ढीला करने के लिए हम नट जो है वो इधर खुलता है, तो इस तरह से, तो जो नट को ढीला करने के लिए दूसरा है ना, अगर आप वहाँ पर भी देखोगे ये 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करना है तो कितना, तो F2 हमारे पास ढीला करने के लिए है, और F1 जो है वो कसने के लिए, वो क्लॉकवाइज वाली है, और जो ढीला करने वाली होती है वो एंटी क्लॉकवाइज वाली होती है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर हमने F2 ज़रब L2 लिख देना है, क्योंकि टॉर्क है ना, तो टॉर्क का फार्मूला आपको पता है F क्रॉस L होता है, फोर्स ज़रब मोमेंट आर्म। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का F2 ज़रब L2 होगा, और क्लॉकवाइज वाले का जो नट को कसने के लिए पहले वाला दिया गया था वो इस्तेमाल होता है, वो F1 ज़रब L1 होगा। चूंकि हमने L2 फाइंड करना है, F2 इधर ज़रब हो रहा है ना, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तकसीम के नीचे चला गया। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर लें जो ऊपर हमने डाटा में लिखी हैं। फोर्स 1 जो पहली फोर्स दी गई थी वो 200 न्यूटन है,
L1 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखें मैंने 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि बुक में उन्होंने आंसर सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको चेंज नहीं करना, आंसर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारे पास F2 है, तो F2 की जगह हमने 150 न्यूटन चूँकि उसने फोर्स दी गई थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, न्यूटन न्यूटन से कट करें ना, और फिर उसके बाद ये ज़ीरो लाइक इस ज़ीरो से कट कर दें, तो ये हमारे पास 200 तकसीम 15 बच जाएगा। तो जब आप 200 तकसीम 15 करोगे कैलकुलेटर पर तो वो 13.3 आएगा, और ये देखें सेंटीमीटर बचा हुआ है तो वही नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से इसका यूनिट सेंटीमीटर में ही आएगा। तो बुक में यही उन्होंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये वाला फार्मूला है, इसमें आपने याद रखना है। अगला जो लास्ट न्यूमेरिकल है उसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, और वो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, 10 किलोग्राम मास का एक ब्लॉक 1 मीटर लंबी सलाख के मरकज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर लटकाया गया है। देखें, सबसे पहले तो ये हमारे पास 1 मीटर लंबी सलाख है, याद रखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो फासला है ये 1 मीटर का है और साथ में ये 100 सेंटीमीटर भी है। ठीक है, और मरकज से, ये देखें ये मरकज है ना, सलाख का मरकज है, मरकज से 20 सेंटीमीटर अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर एक हमने 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक लटकाया हुआ है। ठीक है, सलाख को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको सहारा देंगे, ये जैसे मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दरमियान में, तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस करना है लाने के लिए इसके दूसरे सिरे पर, यानी कि इधर तो मास लटका हुआ है ना, तो इसके दूसरे सिरे पर यहाँ पर ये वाली कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत है, ये हमने F2 फाइंड करना है। ठीक है, चलें, तो अब इसकी ना शक्ल बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो शक्ल आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है। ठीक है, अच्छा अब देखें मालूम वगैरह क्या है, वो शक्ल से मैं आपको समझाता हूँ। ब्लॉक का मास यानी कि जो यहाँ पर लटका हुआ है वो 10 किलोग्राम है। अब चूंकि ये मास यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, हमें वज़न चाहिए। जब भी हम लाइक ये फोर्स और वज़न सेम होते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक का वज़न, तो जो इसका वज़न नीचे की तरफ हमल कर रहा होगा, इधर से उतनी ही फोर्स नीचे आ रही होगी, तो हमें फोर्स चाहिए ना, तो मास से फोर्स या वज़न निकालने के लिए mg वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ब्लॉक का वज़न W बराबर होगा फोर्स 1 के, यानी कि ये पहली फोर्स हमने ली है, ये दूसरी फोर्स है, तो ये पहली फोर्स mg, तो मास 10 किलोग्राम है यानी कि 10, और g की वैल्यू 10 10 बार 100 न्यूटन। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास फोर्स 1 है इधर, ये हमारे पास 100 न्यूटन है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या उसने हमें क्या दिया था, मास दिया था, मास से आपने वजन और फोर्स, वजन या फोर्स निकाल लेंगे, F1 mg निकालेंगे आप। ठीक है, अच्छा आगे क्या है जी, पहला मूवमेंट आर्म, चूंकि पहले वाले इधर वाले लिए हैं और दूसरे वाले इधर लेंगे, तो पहला मूवमेंट आर्म क्या होता है, जहां पर फोर्स लग रही है और जहां से वो रोटेट करेगा, अगर इसको नीचे करेंगे तो यहीं से रोटेट होगा ना, तो ये जो फासला है ये 20 सेंटीमीटर उसने हमें दिया हुआ था, तो ये हमने पहला मूवमेंट आर्म जो है वो L1 20 सेंटीमीटर, और इसको भी मीटर में चेंज ना कीजिएगा, उसकी रीज़न आगे एक सेंटीमीटर से कट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक हमने चूँकि फोर्स फाइंड करनी है ना, तो इसको भी ऐसे ही रहने दें। दूसरा मोमेंट आर्म, जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें दूसरा मोमेंट आर्म, यानी कि दूसरे सिरे पर हमने फोर्स लगानी थी और यहाँ से ये घूमेगा, तो ये फासला कितना है ये उसने हमें नहीं बताया। देखें, उसने ऊपर कभी भी 50 सेंटीमीटर नहीं बताया, उसने 1 मीटर का बताया था। फिर उसने 1 मीटर का बताया था, तो हमने खुद सोचा कि ये पूरी सलाख 1 मीटर की है, तो इसको हमने 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब जब 100 सेंटीमीटर ये पूरी सलाख है और दरमियान से है, तो दरमियान से लेकर इधर कितनी होगी, अब इधर भी 50 होगी, इधर भी 50 होगी, लेकिन हमें ये चाहिए ना दूसरा मोमेंट आर्म, ये वाला फासला है, ये जो मैंने ये लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि F2 हम दूसरे सिरे पर लगा रहे हैं। तो L2 हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, ये आपने खुद 100 सेंटीमीटर का आधा कर लेना है, क्योंकि टोटल ये 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, तो आधा इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो के स्टूडेंट्स L2 हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, ये हमने खुद यहाँ से गैस किया। अब दूसरी फोर्स F2 हमने मालूम करनी है। चलें, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो बाकी पिछले ही क्वेश्चन है, वही फार्मूला है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक सिग्मा टाउ बराबर 0, और वही क्लॉकवाइज टार्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टार्क, वही है ना। तो अब क्लॉकवाइज यहाँ पर क्या होगा, ज़रा इसको फिगर को देखें। क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये इधर आएगा, ऐसे आएगा ना घड़ी की सिमत में, तो क्लॉकवाइज में F2 ज़रब L2 होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज जब आएगा तो ये फोर्स अमल करेगी F2 ज़रब L2 वाली, तो इसका जो टार्क होगा वो F2 ज़रब L2, यानी कि दूसरा जो मोमेंट आर्म है। और एंटी क्लॉकवाइज वाले में इधर आएगा,
तो वो F1 अमल करेगी, तो उसके साथ फिर जो टॉर्क होगा वो F1 ज़रब L1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वही फार्मूला हमने यूज़ किया, F2 ज़रब L2 बराबर F1 ज़रब L1। चलें, अब यहाँ पर हमने F2 चूँकि फाइंड करनी है, L2 अगेन उधर जाकर हम डिवाइड कर देंगे, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। F1 100 न्यूटन हमने मास को वज़न में चेंज किया था या फोर्स में चेंज किया था, वो लेना है। L1 20 सेंटीमीटर उसने दी थी। L2 हमने खुद गैस किया है कि सेंटर से दूसरे सिरे पर 50 सेंटीमीटर है, टोटल ये 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर थी, तो 50 सेंटीमीटर नीचे लिखा। अब यहाँ पर देखें ना कि हमने इसको मीटर में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से इधर कट हो जाएगा। अगर मीटर में मीटर करते तो फिर भी मीटर मीटर से कट होना था, फिर भी आंसर यही आना था, तो उसमें कोई मसला नहीं होना था, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूटन रह जाएगा तो वो यूनिट इधर, बाकी आप इसको काट लो, जैसे इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट लें, और 5 एक बार 5 और 5 4 बार 20 और 10 4 बार 40 आ जाएगा, और साथ में ये न्यूटन आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरी फोर्स जो है F2 वो 40 न्यूटन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये समझ आ गए होंगे थोड़े बहुत। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।